गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 1 मार्च और इस वीडियो के अंदर भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में 10 से 15 न्यूज़पेपर की कटिंग्स रहेगी। उसके साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। और क्या खास रहने वाला है इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर राजस्थान में प्रथम व्यक्ति, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, चाहे सूचना आयुक्त हो गया, चाहे मुख्य सचिव हो गए, इन सारों के बारे में भी क्या है कि वीडियो के एंड के अंदर बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि और भोलेनाथ जी का दिन है, तो मार्च का जो महीना है इसका स्टार्ट करते हैं जय भोलेनाथ के साथ में। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अकाल मृत्यु से वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। जय हो भोलेनाथ की। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिल्वर जुबली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मीराबाई के पिता का क्या नाम था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और मीराबाई के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा फैक्ट वगैरह बताता हूँ कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1498 के अंदर हुआ था और पाली जिले के कुड़की नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कुडकी नामक स्थान था, वहाँ पे पाली जिले के अंदर रतन सिंह के घर पे हुआ था। तो रतन सिंह मीराबाई के पिता का नाम है। मीराबाई की मम्मी का नाम क्या है, वीर कुमारी, ये मम्मी का नाम है। और मीराबाई के गुरुदेव थे, जो गुरुजी थे, वो रविदास जी थे। ठीक है, रैदास जी भी बोलते हैं उनको, रैदास जी या रविदास जी। ठीक है। और मीराबाई की जो शादी हुई थी दोस्तों, वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज से मीराबाई की शादी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की मुख्य सचेतक कौन थे। तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसका गठन कब हुआ, 31 मार्च को। 31 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन थे, मथुरा दास। ठीक है। आइए दोस्तों, अगला कुछ महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट वगैरह हुई थी, ठीक है, उसको लेके जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी गहलोत सरकार के द्वारा, तो विधायकों के अंदर क्या है, एक खून चल रही है कि आपने क्या है कि आईएएस अधिकारियों को ज़्यादातर क्या कि अपॉइंट किया है। किन किन को किया भाई। सबसे पहले निरंजन आर्या, जिनको जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे, उनकी जगह अभी उषा शर्मा है। उषा शर्मा वर्तमान के अंदर राजस्थान के मुख्य सचिव है, जो दूसरी महिला है। राजस्थान की आज़ादी के बाद में क्या कि राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव के रूप में सबसे पहली महिला थी 2009 के अंदर, कुशल सिंह नाम था उसका। और अभी वर्तमान के अंदर दूसरी महिला मुख्य सचिव है जिनका नाम है उषा शर्मा, जिन्होंने निरंजन आर्या की जगह ली थी। लेकिन निरंजन आर्या को राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। गोविंद शर्मा है, उनको भी मुख्यमंत्री सलाहकार बनाया गया था। अरविंद मायाराम है, जिनको सीएम आर्थिक सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो सीएम जो आर्थिक सलाहकार परिषद, उसका अध्यक्ष कौन होता है, माननीय मुख्यमंत्री साहब खुद होते हैं, जबकि अरविंद मायाराम है, उसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जो याद रखना। डीबी गुप्ता है, जो पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे थे, लेकिन उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। राजस्थान जो सूचना आयोग है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया, डीबी गुप्ता को बनाया गया। बीएन शर्मा है, जिसको विद्युत विनियामक आयोग है, उसका चेयरमैन बनाया गया। ठीक है। जीएस सिंधु साहब हैं, जिनको प्रशासन शहरों के संघ अभियान की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है, वो जीएस संधू को बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रखना। बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला कुछ महत्वपूर्ण जो आईपीएस वगैरह थे, उनको राजनीतिक नियुक्तियां वगैरह की गई थी। संजय कुमार सोत्रे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, जिनको आरपीएससी के 38वें चेयरमैन के रूप में, कौन सा 38वें चेयरमैन के रूप में संजय कुमार सोत्रे, उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था। हरिप्रसाद शर्मा है, जिसको राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका चेयरमैन बनाया गया। तो ये दोनों के दोनों आप नाम है, अपॉइंटमेंट वगैरह है, याद रखना, आपका रिवाइज हो गया। अगला दोस्तों, बिशलपुर बांध के बारे में बात करते हैं। सरकार का क्या कि प्लान है, सरकार के द्वारा एक योजना पेश की गई है, जिसका टारगेट ये है कि जयपुर शहर को 2051 तक पानी की, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिशलपुर जो बांध है उस पर 6300 करोड़ रुपए खर्च करने का ये प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेयजल की आपूर्ति है जयपुर जैसी सिटी को कहेगी सुनिश्चित तरीके से हो सके, इसके लिए बिशलपुर बांध है। क्योंकि जयपुर को कितना भाई, टारगेट कितना है, 6300 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, इसमें टारगेट ये रखा गया है क्योंकि जयपुर को आने वाले टाइम के अंदर 5.6 में टीएमसी क्या की पानी है, टोटल क्या की जो टीएमसी
पानी की आवश्यकता है वो जयपुर को कितनी है, 5.6 है। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, जो पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना है, जिसको ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना है, जो हाल ही के अंदर बजट के अंदर भी प्रावधान किया गया था, उसके लिए एक निगम की स्थापना की गई थी बजट 2022-23 के अंदर। तो वहाँ पे एक नवनेरा बांध बनाया जा रहा है। नवनेरा बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है दोस्तों, काली सिंध नदी पे। काली सिंध नदी है उस पे नवनेरा बांध बनाया जा रहा है। इसका जो पानी है वो बिशलपुर बांध के अंदर लाया जाएगा। इसके लिए 6300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि क्या कि बिशलपुर बांध है जिससे जो जयपुर, इसके अलावा अजमेर और टोंक 3 जिलों के अंदर क्या कि पानी की आपूर्ति करता है। तो बिशलपुर बांध के बारे में बात करते हैं। तो बिशलपुर बांध क्या है, एक ग्रेविटी डैम है। सबसे पहले ये याद रखोगे, बिशलपुर बांध एक ग्रेविटी डैम है दोस्तों, जो कौन सी नदी पे, बनास नदी पे। और कहाँ पे, राजस्थान के टोंक जिले के अंदर बनास नदी पे बिशलपुर बांध है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1999 के अंदर हुआ था। 1999 के अंदर हुआ था। और इसके द्वारा जयपुर, अजमेर और टोंक राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण जिलों को पानी की जो आपूर्ति वगैरह है वो सारी की सारी बिशलपुर बांध से की जाती है। जयपुर की अधिकतम जो पानी की सप्लाई वगैरह है वो सारी की सारी बिशलपुर बांध से होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि डैम है, जिसके बारे में अपन ने बात की। अगली कटिंग के बारे में बात करते हैं। अगला दोस्तों, भारत क्या है कि दुनिया की 24% क्या है कि चावल की जो आपूर्ति वगैरह है वो करता है, 23.5% के आसपास करते हैं। जैसे उत्पादन के मामले के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ, जो गौर से सुनिए आप, कि उत्पादन के मामले के अंदर चीन प्रथम स्थान पे। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन है विश्व के अंदर, वो चीन के अंदर होता है। सेकंड नंबर पे भारत है। तो भारत का क्या है कि कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है चावल उत्पादन के अंदर। लेकिन दोस्तों भारत क्या है कि निर्यात के मामले के अंदर, चावल निर्यात के मामले के अंदर भारत क्या है कि विश्व का नंबर 1 कंट्रीज है। तो ये फैक्ट याद रखो कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत के द्वारा किया जाता है। और भारत की 23.5% हिस्सेदारी, विश्व की जो 23.5% हिस्सेदारी है या चावल वगैरह है उसका निर्यात है वो भारत के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर टोटल उत्पादन कितना होता है, 177 मिलियन टन चावल का उत्पादन है। 2021-22 के अंदर क्या है कि भारत के अंदर चावल का कितना उत्पादन हुआ है, तो 177 मिलियन टन हुआ है दोस्तों। ये भी आप याद रखोगे, जिसमें से 17 मिलियन टन है उसका निर्यात किया गया था 2020-21 के अंदर, ठीक है। जिससे सरकार को क्या है कि 65,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। जो पिछले साल था लगभग क्या है कि 17-18 मिलियन टन के आसपास क्या है कि निर्यात किया गया था, और कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। भारत के द्वारा जो चावल के 2 प्रकार के, एक तो बासमती चावल हो गए, एक गैर बासमती चावल हो गए। बासमती चावल का है लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास क्या है कि सरकार के द्वारा क्या निर्यात किया गया था। गैर बासमती चावल है, ठीक है, उसका 35,000। तो ये याद रखो कि भारत के द्वारा जो निर्यात है वो ज़्यादातर किसके, बासमती चावल की तुलना के अंदर गैर बासमती चावल है उसका निर्यात है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखोगे, ठीक है। अगला दोस्तों, हवा सील के बारे में बात करते हैं। ये क्या, केवलादेव क्या कि राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे क्या कि पर्यटन का जो सीजन रहता है उसमें हवा सील, जिनको पेलिकन प्रवासी पक्षियों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये सारे के सारे, ये केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे क्या कि प्रवासी पक्षी हैं जिनको हवा सील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप फैक्ट रखोगे याद। अगला दोस्तों अर्बन हाट है, ठीक है, अर्बन हाट है, इसमें लगेंगे नायाब हुनर हाट की प्रदर्शनी की जाएगी। मामला ये है कि इसमें क्या किया जाता है, जो पहले क्या रहता था कि अर्बन हाट आयोजित किया जाता था, खासतौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी वगैरह है उसके उद्यमियों को क्या है कि अपने जो भी हस्त निर्मित क्या है कि जो भी उत्पाद वगैरह रहते हैं, चाहे हैंडीकेप्ट क्या है कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं, जैसे चूड़ियाँ हो गई, आर्टिफिशियल क्या है कि ज्वेलरी हो गया, ब्लू पोट्री हो गया, मीनाकारी पेंटिंग वगैरह, मार्बल मेटल या कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वगैरह हो गया जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो सरकार के द्वारा उसका प्रमोशन किया जाता है, उसकी मार्केटिंग वगैरह की जाती है और उसके लिए क्या किया जाता है, अर्बन हाट आयोजित किया जाते हैं, अर्बन हाट आयोजित किया जाते हैं। लेकिन अब की बार है वो सरकार के द्वारा नायाब हुनर हाट के रूप में आयोजित किया जाएगा। अर्बन हाट की जगह नायाब हुनर हाट है वो सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। कहाँ पे ये प्रदर्शन किया जाएगा, आमेर के अंदर। आमेर का जो जल महल है उसके जस्ट सामने नायाब हुनर हाट की प्रदर्शनी है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। और अल्पसंख्यक मामलात वक्फ विभाग है, उसके मंत्री हैं जिनका नाम साले मोहम्मद क्या की मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। ये भी याद रखिए। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, श्रीमती शकुंतला रावत। श्रीमती शकुंतला रावत राजस्थान की क्या की उद्योग और वाणिज्यिक विभाग की मंत्री हैं। इनके द्वारा इसका
उद्घाटन किया जाएगा। तो आप तो इतना याद रखिए, नायाब हुनर हाट किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी उत्पाद वगैरह रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं, उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक तरह का मेला आयोजित किया जाता है जिनका नाम है नायाब हुनर हाट। ठीक है। अगला, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान उदयपुर से स्टार्ट किया जाएगा। सरकार का टारगेट है, वहाँ का जो जिला कलेक्टर है, दुनिया भर के अंदर विश्व भर के पर्यटकों की पसंदीदा सिटी उदयपुर को लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेक सिटी है, उसके नाम से भी जाना जाता है। वाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। सैलानियों का शहर, सैलानियों का शहर भी क्या है कि उदयपुर को कहा जाता है। तो विश्व भर के अंदर क्या कि पर्यटन है वो उदयपुर के अंदर क्या कि लोकप्रिय सिटी के रूप में रहता है। इसीलिए वहाँ पे क्या एक भिक्षावृत्ति के कारण कोई भी दाग नहीं लग जाए, इसलिए वहाँ के जिला कलेक्टर के द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान है वो चलाया जाएगा, ताकि क्या कि पर्यटन वगैरह है वो और अच्छी तरीके से क्या है कि प्रमोट वगैरह किया जा सके। और जो भी पर्यटन के अंदर राजस्थान के अंदर विजिट करे तो इस तरह का एक मैसेज ना जाए कि वहाँ पे क्या कि जो भिक्षावृत्ति वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि ये याद रखना कि हाल ही के अंदर कौन सी सिटी के अंदर भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान स्टार्ट किया गया है, तो उदयपुर के अंदर। अगला, गैस का कारोबार है आपूर्ति, ये सुजस पत्रिका गया है। ठीक है, सुजस पत्रिका है। इसमें जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जो माइंस और पेट्रोलियम के चेयरमैन है राजस्थान के स्टेट गैस लिमिटेड के, सुबोध अग्रवाल, उनके द्वारा ये बोला गया है कि RSGSL है उसके द्वारा सुविधा को विस्तार वगैरह किया गया, उसका कारोबार वगैरह वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया, ताकि क्या है कि एक तो क्या है कि नीमराना वगैरह है वहाँ से गैस आपूर्ति बढ़ा के 75,000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता है वो विकसित की है। अभी हाल ही के अंदर कोटा के अंदर जो CNG स्टेशन वगैरह है वहाँ पे ऑनलाइन गैस सुविधा की प्रदान की गई सरकार के द्वारा। क्या कि कुछ कदम उठाए गए। सबसे पहले तो नीमराना है, वहाँ पे क्या है कि 75,000 क्यूबिक मीटर का प्रतिदिन क्या है कि उत्पादन होता है। दूसरा क्या है कि कोटा वगैरह वहाँ पे CNG जितने भी स्टेशन है वहाँ पे ऑनलाइन गैस सुविधा स्टार्ट की गई है। और वित्तीय वर्ष क्या है कि 2020-21 के अंदर करीब क्या है कि 54 करोड़ 35 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर है वो RSGL का क्या कि रहा था। राजस्थान क्या है कि स्टेट गैस लिमिटेड है जिसका क्या है कि टर्नओवर कितना रहा था, तो ये टर्नओवर रहा था। अगला दोस्तों, राजस्थान के अंदर पिछले 3 सालों के कृषि संबंधित आंकड़े वगैरह हैं वो दिए गए हैं, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 3 सालों के अंदर सब्जी, फल और मसाले के तीनों जो राजस्थान की मुख्य फसल वगैरह हैं उसके आंकड़े वगैरह दिए गए। और सरकार ने ये बोला है कि 2020-21 के अंदर सब्जियों का जो उत्पादन है पिछले 3 सालों का तुलना की गई, 2018-19 से लेके 2018 से लेके 2020-21 की बात की गई है। और पिछले 3 सालों के अंदर सब्जियों का जो उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर कितना % बढ़ा है? ये ऑफिशियल आंकड़े दोस्तों 32% बढ़ा है। ये फैक्ट वगैरह आप याद रखिए, 32% सब्जियों का उत्पादन है वो पिछले 3 साल के अंदर बढ़ा है। फलों का जो उत्पादन है वो 23% बढ़ा है। फलों का उत्पादन कितना बढ़ा है? 23% बढ़ा है। जबकि मसालों का जो उत्पादन है वो 8% बढ़ा है। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर याद रखिए। सब्जियों के सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन वगैरह, सब्जियों का जो उत्पादन है वो 2018-19 के अंदर क्षेत्रफल कितना था? 1,66,000 ठीक है हेक्टेयर वगैरह का क्षेत्रफल था। और उत्पादन कितना हुआ था? 16,63,000 मेट्रिक टन क्या कि सब्जियों का उत्पादन है वो राजस्थान के द्वारा 2018-19 के अंदर किया गया था, जो बढ़ के 2020-21 के अंदर कितना हो गया? 21,85,000 क्या कि देखा जाए तो मेट्रिक टन है वो सब्जियों का उत्पादन है था। तो आंकड़े वैसे याद नहीं रखने, लेकिन आप इतना याद रखिए कि पिछले 3 सालों की तुलना के अंदर 32% सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, 23% क्या है कि फलों का उत्पादन बढ़ा है, और 8% है राजस्थान के अंदर मसालों का उत्पादन वगैरह है वो बढ़ा है। फलों का जो उत्पादन होता है ये इस तरह का आंकड़ा है, और मसालों का जो उत्पादन है, तो अब आप क्रम वाइज याद रख सकते हो कि सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मेट्रिक टन के हिसाब से, क्या है कि सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेकंड नंबर पे मसालों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन नहीं होता। मेट्रिक टन वजन के आधार पे क्या कि सर्वाधिक क्या कि उत्पादन है वो सब्जियों का होता है, सेकंड नंबर पे मसालों का होता है, वो थर्ड नंबर पे फलों का उत्पादन होता है। ये सारे के सारे आप डाटा वगैरह आप याद रखोगे, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मसालों का जो क्षेत्रफल वगैरह है हेक्टेयर वगैरह के हिसाब से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है, उसके बाद में सब्जियों का है, और उसके बाद में क्या है कि फलों का उत्पादन है। तो ये आप क्रम वगैरह याद रखना। अगला दोस्तों, नवीनीकरण ऊर्जा पे 3 दिवसीय क्या है कि एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ज्ञान और अनुसंधान वगैरह उस पर चर्चा करने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन केंद्र के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा जो रिन्यूएबल के एनर्जी है उस विषय पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन केंद्र के द्वारा। और कहाँ पे? राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था किस पे? नवीनीकरण ऊर्जा पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि
जो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन केंद्र है उसके क्या कि निदेशक कौन है? SN क्या कि डोलिया थे, जिनके द्वारा क्या है कि नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर क्या है कि ये सम्मेलन वगैरह आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पे क्या है कि बांग्लादेश के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के ढाका के एक प्रोफेसर वगैरह है, उन्होंने भी क्या कि भाग लिया था। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, एक ऑपरेशन का नाम याद रखना जरूरी है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। तो आप ये फैक्ट याद रखोगे कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर भारतीय क्या है कि विद्यार्थी वगैरह है, जो भी स्टूडेंट वगैरह है, जो MBA वगैरह कर रहे हैं, उनको स्वदेश के अंदर वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अगला दोस्तों फैक्ट फ्रंट के बारे में बात करते हैं, रमन प्रभाव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी है, उसको भारतीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद के अंदर मनाया जाता है? भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेक्टर रमन, उनकी याद के अंदर हर साल क्या है कि भारतीय, क्योंकि उनका तो भारतीय वैज्ञानिक सर क्या है कि चंद्रशेखर वेक्टर रमन है, जो 28 फरवरी 1928 को रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसी दिन 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है हर साल, ये याद रखोगे। तो रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी? 1928 के अंदर। ठीक है, तो ये साल याद रखोगे। इसके अनुसार जो रमन प्रभाव क्या रहता है, जब कोई एक वर्णीय प्रकाश वगैरह द्रव्य और ठोस पदार्थ से जब गुजरता है तो उसमें क्या है कि आपतित प्रकाश के साथ में बहुत कम मात्रा की तीव्रता के साथ में कुछ अन्य कण हैं वो प्रकाश में देखने में आते हैं। ठीक है, तो रमन प्रभाव क्या रहता है? जब भी क्या है कि कोई प्रकाश वगैरह है वो द्रव्य या ठोस वगैरह है जिससे गुजरता है, तो उस टाइम क्या रहता है? आपतित प्रकाश के माध्यम से कुछ क्या कि अणु वगैरह हैं वो चमकते हैं दोस्तों, प्रकाश के टाइम क्या है कि चमकते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसको स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है, रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के चलते इनको 1930 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किए गए थे। तो ये याद रखो, 1930 के अंदर किसको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का? तो सर वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेक्टर रमन को। थोड़ा सा और कुछ जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1888 के अंदर, 7 नवंबर 1888 के अंदर चंद्रशेखर रमन है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा रमन स्कैटरिंग 1928 के अंदर खोजा गया था और 1930 के अंदर इनको भौतिकी क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1954 के अंदर भारत सरकार के द्वारा अपना सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, भारत सरकार का भारत का क्या कि सबसे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो क्या है? भारत रत्न है, जिससे सम्मानित कब किया गया था? 1954 के अंदर CV रमन साहब है, उनको 1954 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट याद रखिए दोस्तों। इंडिया सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, 1928 के अंदर ये रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को हुई थी और इसी दिन भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह थे जिनके बारे में अपने जाने। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के अंदर प्रथम, इनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का जो प्रथम और एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? तो महाराणा भोपाल सिंह, जो उदयपुर के थे दोस्तों, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र महाराज प्रमुख थे। जबकि स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह, जयपुर के जो सवाई मानसिंह थे वो स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत शर्मा। ठीक है, और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कि कार्यकाल किसका रहा था? श्रीमान वाचू का। तो श्रीमान वाचू साहब थे जिनका कार्यकाल राजस्थान के अंदर मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सर्वाधिक रहा था। कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी आप याद रखोगे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शेखावत। लाल सिंह शेखावत प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे दोस्तों। और मुख्य सचेतक कौन थे? राजस्थान प्रथम विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन थे? मथुरा दास थे। तो अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष के तौर पे लाल सिंह शेखावत, जबकि मुख्य सचेतक कौन थे? तो मथुरा दास थे। राज्यसभा के अंदर मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो नारायण सिंह क्या कि माणक लाव थे, जो राज्यसभा के अंदर मनोनीत होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। राज्य की प्रथम विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता कौन थे? जसवंत सिंह। 31 मार्च
1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। उस टाइम 160 सीटें थी, ठीक है। और उसी टाइम राज्य की प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष का जो नेता थे वो जसवंत सिंह थे दोस्तों। राज्य वित्त आयोग थे, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। राज्य वित्त आयोग है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। एस के घोष RPSC के पहले चेयरमैन थे, ठीक है। अगला, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? P बनर्जी। और राज्य की प्रथम पुलिस महानिदेशक के तौर पे रघुनाथ सिंह थे, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। राज्य के प्रथम लोक आयुक्त, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ID दुआ साहब हैं, वो राज्य के प्रथम लोक आयुक्त थे, ठीक है। तो अगला दोस्तों, दिल्ली करंट अफेयर से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन वगैरह हैं, वो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले, हाल ही के अंदर किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष के पद से निलंबित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है, उनके द्वारा यूक्रेन के अंदर दखलंदाजी की वजह से उसको अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ से, तो पुतिन साहब के अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ है, उसके अध्यक्ष के रूप में थे, जिनको हाल ही के अंदर निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में निम्न में से कितनी प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की गई हाल ही के अंदर? किसका? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसके IPO लेके आ रही है, सरकार के द्वारा IPO लेके आ रही है, जिसके अंदर 20% हिस्सेदारी है, वो सरकार के द्वारा विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। अगला, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत के विश्व बैंक के, ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई? जुनैद कमाल अहमद है, जिनको उपाध्यक्ष के तौर पे विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक ऋणदाता संस्था के प्रमुख उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जुनैद कमाल अहमद को। अगला, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है, उनके द्वारा मनरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये लोकपाल। ये मान लो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। लोकपाल ऐप है, वो सरकार के द्वारा, पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह, उनके द्वारा मनरेगा के लिए एक ऐप है, वो जो लॉन्च किया गया। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे है, वो कौन से दिन मनाया जाता है? जिसके बारे में अभी बात की दोस्तों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन लगाया है? तो ऑपरेशन जो गंगा मिशन है वो यूक्रेन से भारतीय समुदाय को निकालने के लिए, भारत स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया है। मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 51वां खिताब जीता दोस्तों? तो राफेल नडाल के द्वारा, किसके द्वारा? राफेल नडाल के द्वारा मैक्सिको ओपन को जीता है, और ये स्पेन के दोस्तों, ठीक है। अगला, उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 साल की उम्र के अंदर हाल ही के अंदर निधन हुआ है दोस्तों? तो हेमानंद के बिस्वाल है, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। एक शंकुतला चौधरी, ये भी आप याद रखिए, शंकुतला चौधरी जो असम के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता थी, गांधीवादी नेता थी, पद्मश्री से सम्मानित थी, जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ था। और हेमानंद जो बिस्वाल है, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, पर्सनली बताइए दोस्तों, तभी ये चैनल ग्रो करेगा। जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखना।